हेलो बच्चों, मेरा नाम है गौर त्रिपाठी और हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल एक्सेल इंडिया। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत मस्त टॉपिक, एक बहुत अच्छी चीज़। आज का हमारा देखिए, मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने डिस्कशन किया था अबाउट मैट्रिक्स। सेकेंड में हमने बात की थी रैंक ऑफ मैट्रिक्स की। थर्ड में हमने बात की थी जो अपलोड हो चुका है, नलिटी एंड रैंक एंड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रैंक एंड नलिटी। तो आज एक हम अच्छा सा क्वेश्चन पहले कर लेते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स का, और उसके बाद हम चलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में। नॉर्मल फॉर्म और निचोलॉन फॉर्म पढ़ा देंगे आपको, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। और हाँ, एक खास न्यूज़ जो C++ के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि C++ कब से अपलोड होगी। बेटा कल से C++ स्टार्ट होगी, क्योंकि C++ के लिए काफ़ी कुछ रिक्वायरमेंट लगती हैं। तो पहले हम थ्योरेटिकल नॉलेज देंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल नॉलेज का वीडियो बना के देंगे। और एक दिन अगर आपकी कृपा से 1K सब्सक्राइबर हो गए तो लाइव सेशन होगा, तो उसमें लाइव कोडिंग करने में बहुत मजा आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौर त्रिपाठी और हम स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा प्यारा सा लेक्चर। चलिए देखिए, क्वेश्चन है एक दिया गया है, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, मैं उसको आप लोगों के सामने प्रकट करता हूँ अभी। वेट अ सेकंड। करा द रैंक ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है द रैंक ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। द रैंक ऑफ 3x3 मैट्रिक्स करा C बराबर AB। अब इसको लिखते हैं द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 3x3। इसको लिखिए फाउंड लिखिए, जल्दी से लिखने का प्रयत्न कीजिए। कह रहा है कि द रैंक ऑफ 3x3 मैट्रिक्स C बराबर AB फाउंड मल्टीप्लाइंग अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स A size 3x1 and a non-zero matrix and a non-zero row matrix B of size 1/3। चलिए भाई साहब, और ये आपका आया हुआ है गेट 2001 में। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2001 के गेट एग्जाम में आपका आया हुआ है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है फाइंड, यहां सर लिख लीजिए, यहाँ फाइंड द रैंक ऑफ 3x3 मैट्रिक्स C बराबर AB फाउंड मल्टीप्लाइंग अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स अ साइज A size 3x1 and a non-zero row matrix B of size 1/3। अब इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए कि भाई आपको इस C वाले की रैंक निकालनी है। जो हमारा C मैट्रिक्स है उसकी रैंक निकालनी है, और जो मिलके बना हुआ है A और B से। हमें C वाले मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है जो A और B से मिलके बना हुआ है। और ये A और B किस प्रकार के मैट्रिक्स हैं? तो ये है नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स A है जिसकी साइज 3x1 है। अब कॉलम मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो यानी एक कॉलम और मनचाहे रो, तो उसने हमको 3x1 दे दिया है। और रो मैट्रिक्स नॉन जीरो की बात हो रही है, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, और B और 1/3, तो रो मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो यानी 1 रो, कॉलम चाहे जितने, तो उसने 1/3 दे दिया है। और बोला कि ये B और A के दोनों मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त हो उसकी मुझे रैंक फाइंड आउट करके बताइए। तो जरा आप सब लोग, आपके सामने कोई मैट्रिक्स का एग्जाम्पल नहीं दिया, कोई मैट्रिक्स आपके सामने नहीं दिया, तो आपको कोई मैट्रिक्स एज्यूम करना होगा, कोई मैट्रिक्स मानना होगा। और वो किस प्रकार से मानना होगा? तो देखिए, सबसे पहले जब मैं मानने का प्रयत्न करूंगा तो सबसे पहले मैं A की बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं मैट्रिक्स A की, जो कि है 3x1 का।
3/1 का नॉन जीरो मैट्रिक्स है। कैसा है? नॉन जीरो मैट्रिक्स है और कॉलम मैट्रिक्स है। आपको पता चल गया क्योंकि कॉलम कितनी है? कॉलम आपकी कितनी है? एक। तो चूंकि आपकी कॉलम एक है, देखिए चूंकि आपकी कॉलम एक है इसीलिए आप क्या बोल सकते हैं कि चूंकि आपकी कॉलम एक है, चूंकि कॉलम आपकी एक है इसीलिए हम यहाँ से क्या बोलेंगे? ए समझ यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे कॉलम एक तो कॉलम मैट्रिक्स कॉलम। वीडियो नंबर 1 देख के आइए, वहाँ आपको डिफाइंड किया गया है कि क्या होती है कॉलम मैट्रिक्स, क्या होता है रो मैट्रिक्स। वहाँ से आप इसको डिफाइन करके पढ़ के आ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक मैट्रिक्स मानना पड़ेगा जो कि 3/1 का हो। तो लेट ए बराबर कोई भी एक मैट्रिक्स आप मान लीजिए। आपको लेट में ए बराबर कोई भी एक मैट्रिक्स मानना है जिसमें 3 रो हो और एक कॉलम, 3 रो हो और एक कॉलम, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूं A1 A2 A3। क्या मैंने मान लिया? A1 A2 A3। ये देखिए 3/1, इसमें 3 रो और 1 कॉलम। भाई ये क्या है? रो। तो ये 3/1 का बन गया। 3/1 का बन गया। देखिए यहाँ पे ये 3/1 का बन गया। ठीक है, हमने ए मान लिया। अब मुझे इसी प्रकार से बी मानना पड़ेगा। क्योंकि बी के लिए कंडीशन क्या दी गई? बी के लिए कंडीशन दी गई कि भाई ये 1/3 का एक नॉन जीरो और कैसा रो मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना, रो मैट्रिक्स। तो तुम्हें पता चल गया कि देखो यहां से रो एक होनी चाहिए और यहां से कॉलम कितना होना चाहिए? कॉलम आपके 3 होने चाहिए। तो यहाँ पे आप लेट करेंगे एक मैट्रिक्स बी बराबर जिसमें रो एक हो और कॉलम 3 हो। तो B1 B2 B3 ये हमने मान लिया। क्या कर लिया? हमने मान लिया। हमने भाई साहब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 मैट्रिक्स मान लिए। वो समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने 2 मैट्रिक्स मान लिए, एक ए और बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। भाई ए में कह रहा था कि हमारा ए जो होना चाहिए वो नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स होना चाहिए और जिसकी जो रैंक है, सॉरी रैंक की बात है, जिसका ऑर्डर 3/1 होना चाहिए। तो हमने 3/1 का बना लिया, 3 रो 1 कॉलम, इस तरह बी को बन गया। ठीक है, अब मुझे सी बराबर ए बी, क्योंकि मुझे रैंक किसकी निकालनी? मुझे रैंक इस सी मैट्रिक्स की निकालनी। समझने का प्रयास कीजिए, मुझे रैंक किसकी निकालनी? मुझे रैंक इस सी वाली मैट्रिक्स की निकालनी। तो सी वाले मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकलेगी? जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे। जब हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा देंगे, जब हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा देंगे तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको सी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। और जब हमको सी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा तो हम उसकी फिर रैंक यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करना चाहिए हमको कि सी बराबर हमें ए बी वाली प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। तो इस हिसाब से मेरा ए कितना दिए है? A1 A2 A3 और मेरा ये कितना दिए है? B1 B2 B3। अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी हम 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, जब भी हम 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, विजुअल है ना आपको? जब भी हम 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, जब भी हम 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो हम क्या करते हैं? तो हम रूल फॉलो करते हैं R/C का। क्या करते हैं? हम रूल फॉलो करते हैं, हम रूल फॉलो करते हैं R/C का। ठीक है ना? हम किसका रूल फॉलो करते हैं? R/C का। तो यानी रो का गुणा कॉलम से, रो का गुणा कॉलम से होगा। क्या होता है? R/C का मतलब कि रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम से होगा, यानी प्रत्येक एक रो का मल्टीप्लिकेशन एक कॉलम से होगा। तो चलिए इसके हिसाब से हम इसको देखने का, इसके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन बताइए, इसके हिसाब से आप मुझे मल्टीप्लिकेशन करके बताइए कि व्हाट वी आर गेटिंग, हम इसको क्या प्राप्त करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। 3 to 1 समझ देता हूँ, 3 to 1 पॉज करके बाद मल्टीप्लिकेशन ट्राई कीजिए। देखिए सिंपल एकदम इसका होता है कि जब हम करेंगे तो पहले इसका इससे होगा, फिर इसका इससे होगा और फिर इसका इससे होगा और इसी प्रकार से चलता जाएगा। तो इसके हिसाब से जब हम रूल चूंकि आप पढ़ चुके होंगे क्लास 12th में, तो इसके हिसाब से A1 B1 A2 B2 और A3 B3 भाई साहब R/C रूल होता है मल्टीप्लिकेशन का। इसका पहले इससे होगा, फिर इसका इससे होगा, फिर इसका इससे होगा, इस तरह होगा ना। अब इसका इससे होगा, फिर इसका इससे होगा, फिर इसका इससे होगा, R/C। देखो ये पंक्ति और ये कॉलम, ये पंक्ति और ये कॉलम, समझ में आ गया? ठीक है, तो हिसाब से यहाँ पे आएगा आपका A2 B1 A2 B2 है ना,
सॉरी, यहाँ पे आपका A1 होगा, है ना, ये आपका होगा A2B1, A2B2 और ये होगा A2B3। अब इसका भी होगा सेम टू सेम, तो ये आएगा A3B1, A3B2 और A3 क्या होगा B3। चेक कर लीजिए, यही आएगा ना। और देखिए आपका 3x3 मैट्रिक्स आ गया। हाँ, 3x3 मैट्रिक्स आ गया हमारे सामने, और उसने कहा भी था कि 3x3 मैट्रिक्स सी, है ना। और कॉन्सेप्ट भी पता है कि देखो इसमें ये रो दिए है और कॉलम, चूंकि R/C रूल होता है तो इसका रो आ जाएगा, इसका कॉलम, तो इसका रो 3 हो गया और उसका कॉलम 3 हो गया, तो 3x3 आपका ऐसे भी आना था। तो यहाँ से आपको एक नियम पता चल गया था। ठीक है, इसको यहाँ बिगाड़ दें, पॉज करके नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लिया, बिगाड़ दें। चलिए ओके, इसको हम यहाँ पे इरेज करते हैं और इसको हम समझते हैं, क्वेश्चन में बिगाड़ देते हैं। ठीक है, हमारे सामने ये एक मैट्रिक्स आ गया C बराबर, और इसकी अब हमको रैंक फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, इसकी क्या करनी है, हमको रैंक फाइंड आउट करनी है। तो नाउ अब हम क्या करें, चलिए हम अब करने का प्रयास करते हैं। तो ये C बराबर आपके सामने आ गया A1B1, A1B2 और A1B3, और ये आ गया A2B1, A2B2, A3B3, सॉरी A2B3, ये आ गया A3B1, A3B2 और ये आ गया A3B3। यही आपके सामने आ रहा है ना। ओके, अब हम कुछ ऐसा कारनामा करें जिससे इसमें कुछ रो क्या हो जाए, 0 हो जाए। कुछ ऐसा हम कारनामा कर दें कि ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। भाई हमको 0 करना पड़ेगा ना। तो अगर तुम ध्यान से मेरी बात को समझो, अगर तुम ध्यान से मेरी बात को समझो, तो ये तुम C1 को देखो, C2 को देखो और C3 को देखो। C1, C2, C3 को जरा ध्यान से देखो, तो देखो इस C1 में B1 कॉमन है, इस C2 में B2 कॉमन है और इस C3 में B3 कॉमन है ना। कॉमन है कि नहीं, कॉमन है, कॉमन है। तो चलिए ठीक है, तो हम यहाँ से ले लेंगे टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 से क्या लेंगे, C1 से लेंगे हम B1, C2 से लेंगे हम B2 और C3 से लेंगे हम B3। ये हम कॉमन लेंगे, तो जब हम लेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा B1, B2, B3 और अंदर आ जाएगा के सामने ये बचेगा A1, A2, A3, A1, A2, A3, A1, A2, A3। बहुत बढ़िया सा। और ये आपका बचेगा A1, A2, A3। ध्यान से देखिए भाई, हमने B1 इससे, B2 इससे और B3 इससे हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे सामने ये मैट्रिक्स बच गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, बिगाड़ दें यहाँ का। ओके, 3 to 1। चलिए अब इसको हम यहाँ सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये हमको C बराबर क्या दिया गया है, ये हमारे सामने आ गया ये। अब देखिए, अब आपके लिए बहुत आसान है 0 करने की विधि। अब आपके सामने बहुत ही आसान है 0 करने की विधि। अब आप किसी भी एंगल को अप्लाई करके 0 कर सकते हैं, है ना। अच्छा, क्या किया जाए सर जिससे कुछ 0 हो जाए। तो देखिए अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा प्रॉपर्टी की जगह माइनर मेथड। आप प्रॉपर्टी मेथड से चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको चाहे तो प्रॉपर्टी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आप अगर चाहते हैं तो आप इसको प्रॉपर्टी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ, प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा पड़ेगा, आप इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो मैं आपको कहता हूँ कि आप एक बार इसको प्रॉपर्टी मेथड से ट्राई करिएगा। अगर नहीं सॉल्व होगा तो मैं ट्राई कराऊंगा, लेकिन मैं इसको भी करूँगा माइनर मेथड से। तो माइनर मेथड से क्या होगा, ये आपका मैट्रिक्स आ गया, तो ये कितना बचा, ये बचा A1, A2, A3 और ये बचा आपका A1, A2, A3, ये बचा, ये भी आपका बचा A1, A2 और A3। ध्यान से देखो तुम्हारा कि C1 आइडेंटिकल हो गया C3 के। ये देखो C1 वैसे कोई भी आइडेंटिकल है, तो मैंने कह दिया कि C1 आइडेंटिकल C3। अब बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि C1 आइडेंटिकल है C3 के और बाय प्रॉपर्टी।
बाय प्रॉपर्टी। और अगर वो प्रॉपर्टी नहीं है आधी वाली तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको इससे घटा दीजिए, इसको इससे घटा दीजिए, तो दो पंक्ति पूरी जीरो हो जाएंगी। और जब आप इसका प्रसार करके सॉल्व करेंगे तो आपके सामने इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। अब चूंकि इसकी वैल्यू जीरो आ गई है तो इसीलिए ये ऑर्डर 3/3 का है, इसीलिए इसकी जो रैंक होगी वो रैंक ऑफ सी, इसीलिए था ना, तो आपकी जो रैंक ऑफ सी होगी ये लेस देन होगी 3। ये रैंक ऑफ जो सी होगी वो लेस देन होगी 3। रैंक आपकी जो होगी वो होगी लेस देन 3। और यही उसने पूछा था ऑप्शन में, जो ऑप्शन दिए थे उसमें दिए थे कि क्या इक्वल टू 3 होगी या लेस देन 3 होगी। ये उसने ऑप्शन पूछा था क्या लेस देन 2 होगी, तो ये सब पूछा था। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या सही है। अब इसके बाद एक तरीका तो ये हो गया, अब हम क्या करेंगे, 3 से कम तो होगी पर क्या 2 होगी कि 1 होगी, क्योंकि 3 से कम तो है लेकिन वहां पे एक ऑप्शन दिए था कि क्या 2 होगी कि 1 होगी। यानी वहां पे जो ऑप्शन दिए थे वो ये दिए थे कि रो ऑफ सी इज लेस देन 3, रो ऑफ सी इक्वल टू 3, यानी रो ऑफ सी इज लेस देन 2। अब बताइए अगर रो ऑफ सी लेस देन इक्वल टू 2 तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ना कि 2 के बराबर है 2 से कम है, कुछ भी हो सकती है ना, चेक करना पड़ेगा ना। तो क्या करें, अब हम फिर से इसका माइनर निकालेंगे। तो आप माइनर निकालिए, तो ये a1 a2 a1 a2, मैंने इसका माइनर निकाला, ये लीजिए, ठीक है, इसका मान निकाला। तो अब ये कितना बचेगा, ये बचेगा 0। सिंपल सी इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपका बचेगा a1 a2 माइनस a1 a2 दैट इज इक्वल टू 0। ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। आप इसका निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए, सबका आप निकाल लीजिए, सबका 0 आ जाएगा। इसलिए इसके रैंक ऑफ जो मैट्रिक्स होगी वो लेस देन 2 होगी। अब लेस देन 2 का मतलब इसकी जो रैंक होगी, ओरिजिनल रैंक होगी, रैंक ऑफ सी वो 1 के इक्वल होगी। चेक कर लीजिएगा। अभी आपने इसका निकाला, आप इसका निकालिए, सबका आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। यार तुमने डिटरमिनेंट पढ़ा होगा कि अगर इस तरह के केस आ जाएं कि हर एलिमेंट एक दूसरे से अटैच हो, कुछ रिलेशन बन रहा हो, तो इसका मतलब वो डिटरमिनेंट 0 होती है, उसकी माइनर जितनी आएंगी सब 0 आएंगी, सब उसकी माइनर 0 आएंगी। तो तुम्हें समझ में आ गया, इसकी रैंक कितनी होगी, 1 होगी। नोट कर लीजिए। नोट हो गया, बिगाड़ दे, चलिए 3 2 1। हम तो समझाने का प्रयत्न आपको किए हैं कि आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझें और नोट करें। आप प्रॉपर्टी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, पर जब कंपटीशन में बैठते हैं हम गेट वगैरह में तो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की जाती है। गेट वगैरह क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन इजी वे में माइनर मेथड से सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व कर लीजिए, अगर माइनर मेथड से टफ हो रहा है तो फिर आप प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। याद रखिए गेट वगैरह में प्रॉपर्टी में कभी कभार क्वेश्चन टफ हो जाता है और माइनर मेथड में इजी रहता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि किस मेथड में सही बैठ रहा है। ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल आपको ये चीज़ चेक करनी होगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं बहुत ही अच्छी चीज। अब हम पढ़ेंगे हमारी जो आज का टॉपिक था जिसका नाम है नॉर्मल। एक मिनट, एक क्वेश्चन अभी और एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं, नहीं रहने दीजिए, वो क्वेश्चन आपको होमवर्क पे दूंगा। नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ये लीजिए, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, आखिरकार हम इस टॉपिक में पहुंच गए, नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के। देखिए सीधा सीधा इसमें कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, सीधा एक नियम कि जब जब आपसे कोई बोले कि नॉर्मल, जब जब आपसे कोई बोले कि नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर दो तो आपको क्या कर देना है, सीधे यूनिट मैट्रिक्स में,
सीधे सीधे यूनिट मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स को चेंज कर देना है। यानी अगर आपके सामने कोई एक गिवन मैट्रिक्स आए और बोले कि साहब इस मैट्रिक्स को आप जरा नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर दीजिए, तो आपको सिर्फ एक बात अप्लाई करनी है कि जो ही आपसे वो बोले कि चेंज इनटू नॉर्मल फॉर्म, तो तुम्हें क्या कर देना है, जो भी तुम्हें बोले कि इसको चेंज कर दीजिए नॉर्मल फॉर्म में, तो तुम्हें क्या कर देना है, जहां वो भाई देखो जहां वो तुमसे आके खड़ा होकर बोले कि चेंज इनटू नॉर्मल फॉर्म, चेंज इनटू नॉर्मल फॉर्म, तो उसको सीधे सीधे यूनिट मैट्रिक्स में चेंज कर देना है। अब यूनिट मैट्रिक्स तुम्हें पता है कि वह मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट फर्स्ट, जिसके मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट फर्स्ट यानी 1 हूं और बाकी सारे एलिमेंट 0। समझने का प्रयास कीजिए। उसके सारे एलिमेंट मेन डायगोनल के फर्स्ट हूं और बाकी 0। अब और आपका जो ये यूनिट मैट्रिक्स होता है, ये ऑफ कोर्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसको हाँ यूनिट मैट्रिक्स, आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में आया होगा कि सर अब इसका मतलब कि नॉर्मल फॉर्म सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता होगा, क्यों भला? ये दिमाग आपके, क्योंकि ये आपके माइंड में क्वेश्चन इसलिए पनपा होगा क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। लेकिन बेटा ये बात सुन लो, चेंज करना है लेकिन चेंज करने के फॉर्म अलग अलग होंगे। आप किस प्रकार से उसको चेंज करके लिखते, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का ही नॉर्मल फॉर्म निकलेगा। नॉर्मल फॉर्म आपका किसी भी मैट्रिक्स का निकल सकता है, उसमें ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है। वो आपका रो मैट्रिक्स का, कॉलम मैट्रिक्स का, किसी का भी, स्क्वायर मैट्रिक्स का, किसी का भी, ये नहीं है बड़ी, किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स का क्या आपका निकल सकता है यूनिट नॉर्मल फॉर्म। उसको चेंज बस करना यूनिट मैट्रिक्स में। अब उसको चेंज करने के मेथड कई होते हैं, जैसे एक ऐसे, ठीक है, दूसरा आपका होता है, ठीक है ना, तीसरा आपका होता है और एक आपका होता है। देखो आपके ये 2 फॉर्म हो गए, एक IR0 हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया और एक 0 IR। ये आपके बेसिकली मेथड होते हैं, ठीक है। और एक आपका और होता है ई नंबर खाली। ये देखिए यूनिट मैट्रिक्स को किसे नोट करते हैं, आई से। और ये आर क्या है, ये आर है ऑर्डर। तो तुम देख रहे होगे कि इसका मतलब हो गया तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स, और बगल से जो 0 लिखा है उसका मतलब कि एक कोई रो या एक कोई पंक्ति, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं 0 मैट्रिक्स। इसे क्या बोलते हैं, 0 मैट्रिक्स। तो मतलब कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम 0 है, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसके आगे ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके नीचे एक रो हो गई, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके आगे एक कॉलम हो गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके आगे इधर रो। ये सब समझने का प्रयास कीजिए। और एक खाली रो, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स रहा है तो स्क्वायर आ गया चेंज होने के बाद। मान लो स्क्वायर का तुमने नॉर्मल फॉर्म निकाला तो ये आ गया। इस प्रकार से तुम किसी भी नॉर्मल फॉर्म को चेंज कर सकते हो। बड़ा ही सिंपल मेथड। नॉर्मल फॉर्म का मतलब यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करना है, और यूनिट मैट्रिक्स तुम इस प्रकार से टाइप से चेंज कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप नोट्स बन दे एकदम डाउनलोड करिए और समझ आइए। उसमें आपकी डिफिनीशन वगैरह लिखी होगी कि नॉर्मल फॉर्म की डिफिनीशन होती है। अगर मैं लिखवाना चाहूँ तो डिफिनीशन होती है, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n एंड रैंक एंड देन राइट चेंज इनटू यूनिट मैट्रिक्स एंड सेट दिन दीज ऑर्डर्स। तो ये सब चीज़ें इसके लिए होती हैं। पर आपको मेन कॉन्सेप्ट बहरहाल मैंने बता दिया। बहरहाल इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने इसको सबसे पहले यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करना है, और यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करने के बाद आपको इन किसी भी क्रम में लिख देना है। तो आपका ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और इसके होने के कारण वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं पाया जाएगा। अब जैसे कि आपको इसके बाद आपको रैंक भी पूछ सकता है, यानी नॉर्मल फॉर्म के बाद आपसे बोलेगा कि बेटा आपकी नॉर्मल फॉर्म है तो इसकी मुझे रैंक बता दो। तो तुम किसी भी नॉर्मल फॉर्म के मैट्रिक्स की रैंक कैसे बताओगे, जितना उसका ऑर्डर आएगा यूनिट मैट्रिक्स का, जितना उसका ऑर्डर आएगा यूनिट मैट्रिक्स का वही उसकी रैंक होगी। समझ में आया? अब ये बताएंगे कैसे।
अभी आगे हम क्वेश्चन से कराएंगे। और एक बात याद रखना, जब भी रैंक निकाली जाती है तो सिर्फ रो ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन जब भी नॉर्मल फॉर्म में चेंज करा जाता है तो आप रो ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। और याद रखिएगा दोनों ऑपरेशन आपको अप्लाई करने होंगे, क्योंकि खाली आप एक ऑपरेशन के द्वारा किसी भी मैट्रिक्स को मेरे ख्याल से आप नॉर्मल फॉर्म में नहीं चेंज कर पाएंगे। हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, और वैसे जहाँ तक है कि चेंज होगा ही नहीं, कोई ना कोई आपका एलिमेंट बार बार डिस्टर्ब मारेगा। तो आपको यहाँ पे रो एंड कॉलम दोनों ऑपरेशंस लगाने हैं। कैसे कैसे आपको रो एंड कॉलम बोथ ऑपरेशन अप्लाई करना है, ठीक है ना। और अगर आपसे ये पूछेगा कि चेंज इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, तो उसके लिए ये नहीं कि रैंक पूछ रहा है तो इसको हम सिर्फ रो ऑपरेशन अप्लाई करें, पहले आपको उसमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है और उसके बाद आपको रैंक निकालना है। अगर खाली रैंक बोल रहा है नॉर्मल फॉर्म का जिक्र नहीं किया क्वेश्चन में, तो आपको रो मेथड अप्लाई करना है। अगर कह रहा है कि चेंज इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, तो इसका मतलब पहले आपको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, देन वी आर अप्लाइंग रो एंड कॉलम बोथ ऑपरेशंस, ठीक। ओके, अभी वीडियो बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड नहीं पकड़ पा रहा मैं अभी, एक्सपीरियंस डाउनिंग एंड परफॉर्मिंग, बट कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द इसको कवर करने की कोशिश की जाए। चलिए इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम आपको अब आगे बताते हैं। चलिए बढ़े आगे, 3 2 1, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन करें नॉर्मल फॉर्म का, है ना, तब मजा आएगी सर, ऐसे मजा कम आती है। जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमें ज़िंदगी में मज़ा नहीं आएगी, ओहो हमको तब तक मज़ा नहीं आएगी। ओहो, चलिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने। पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन, चेंज इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। चलिए स्टार्ट करें। ओहो भाई साहब, एक क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, 8 0 माइनस का 8 1 3 माइनस 1 3 2 3 6 2 4। देखिए कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, याद है, लेकिन उसमें नॉर्मल फॉर्म का जिक्र नहीं किया था, उसमें कहा था मैंने केवल फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। और इसीलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन उठाया है कि आपको दिखा दूं कि चाहे नॉर्मल फॉर्म के द्वारा तुम किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालो और या चाहे तुम डायरेक्ट निकालो, उनके रैंक में कभी भी परिवर्तन नहीं होता, उनके रैंक में कभी भी डिफरेंस नहीं आता। आप किसी भी फॉर्म से निकालेंगे उनके रैंक में कभी भी आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। आपको दोनों की रैंक, दोनों वे से आपकी रैंक एकदम सिमिलर होगी, ठीक। चलिए तो आपको गिवन मैट्रिक्स किया गया है और गिवन आपको किया गया है, गिवन दैट ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है, ठीक है, ये आपको मैट्रिक्स दिया गया है। चलिए नाउ अब तुम जरा दिमाग लगाओ कि अब इसमें हम क्या करें। तो कल वाली प्रॉपर्टी याद है ना, कल वाला दिमाग याद है ना कि मोहब्बत करानी है क्वेश्चन में। तो पहले तुमने क्वेश्चन देखा, अब इससे दिल लगाया, लग गया। अब इसको समझने का प्रयास करो। ये ऊपर वाली रो और नीचे वाली रो को जरा ध्यान से देखो, दोनों की नजरों में नजरें मिलाओ। R1 और R3 की रो को जरा ध्यान से देखो और इनकी नजरों में नजरें मिलाओ और बताओ कि इसमें कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी जाए जिससे इसका 0 हो जाए। इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, याद रखना, यानी इसके मेन डायगोनल में 1 आना चाहिए। हे यूनिट नॉर्मल फॉर्म का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स का मतलब कि मेन डायगोनल में 1 और बाकी सारे एलिमेंट 0। तो तुम ऐसी प्रॉपर्टी अप्लाई करना जिससे मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हो जाएं और बाकी बचे सारे एलिमेंट 0 हो जाएं। ऐसी कोई तुम्हें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी, समझो।
एक बार समझ फिर से, तुम्हें ऐसी कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है जिससे मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 और बाकी सारे एलिमेंट 0, यानी मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 और बाकी सारे एलिमेंट 0। ठीक, उसी हिसाब से प्रॉपर्टी अप्लाई करें। हाँ सर, उसी हिसाब से अप्लाई करेंगे। और तुम यहाँ बोथ ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, तुम यहाँ पे रो ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हो, तुम यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हो। यू आर अप्लाइंग बोथ ऑपरेशन इन दिस। ठीक, चलिए, R1 और R3 को देखा, तो जब R1 और R3 को देखा तो आपको समझ में आ गया कि मैं R3 को रिप्लेस कर दूंगा R3 प्लस का R1 से, तो मेरी आधी मुसीबत टल जाएगी। तो ये बचेगा 8 1 3 6, बहुत बढ़िया। ये बचेगा 0 3 2 2, और ये बचेगा 0 0 0, और ये बचेगा आपका 10, और यहाँ से आपका काम खत्म। ये आपका 10 बचा और यहाँ से आपका काम खत्म, है ना, खत्म काम। ये तुम इतना 0 करने में कामयाब हो गए। अब अच्छा मेरी बात सुन लो जरा ध्यान से। अब इसमें हमने क्या अप्लाई किया था, तो बिल्कुल हम इसमें वही अप्लाई करेंगे। तो हम R3 को कर देंगे 1/10 R3 से रिप्लेस, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 1। तो जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 8 1 3 6 0, और ये बचेगा 3 2 2, और आपको बचेगा 0 0 0 और 1 बच गया। देख लीजिए, इसको हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। अच्छा, अब क्या किया जाए, अब हमको एक काम करते हैं, 1 मिनट समझने का प्रयास करो। ये C1 को भी हम रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो है आपका यहाँ पे 1 रखा हुआ है ना, ये 8 है, तो इसको हम 1 बना देते हैं। ये 8 की जगह, ये 8 की जगह हम 1 ले आते हैं। तो कैसे ले, क्योंकि मेन डायगोनल में हमको 1 चाहिए, मेन डायगोनल में 1 चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या ले आते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 1 ले आते हैं। तो नाउ क्या करें, हम C1 को 1/8 C1 से रिप्लेस कर देंगे। तो जब रिप्लेस करेंगे तो ये 1 0 0 आएगा, और ये 1 3 0 आएगा, और ये 3 2 0 आएगा, और ये 6 2 1 आएगा। धन्यवाद, कंप्लीट हो गया। चलिए, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अब मुझे इनको 0 मारना होगा, क्योंकि मेन डायगोनल में तो हमको 1 लाना है, और उसके साथ हमारा एक टारगेट और क्या है बेटा जी, उसके साथ हमारा एक टारगेट और क्या है कि बाकी सारी एलिमेंट 0 हो जाए। तो रो ऑपरेशन से मुझे लग रहा है कि कुछ हासिल नहीं होने वाला, तो थोड़ा सा हम कांड करेंगे। और कांड क्या करेंगे कि हम C3 को C4 को रिप्लेस करेंगे C4 माइनस का 2 C3 से। देख यहाँ, इसको देख, 6 2 1, कुछ देख, अगर मैं इसको यहाँ 2 से रिप्लेस कर दूंगा तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर मैं 1 में 1 कट जाए, 0 बचेगा। C1 और C2 को जरा ध्यान से देखो, अगर मैं C2 में C1 को घटा दूं तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं अंतर आएगा, है ना, लेकिन यहाँ 0 हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं C2 को रिप्लेस करूंगा, किससे रिप्लेस करूंगा, C2 माइनस का C1 से, और C3 को रिप्लेस करूंगा C3 माइनस का किससे, C3 माइनस का 3C1 से, C3 माइनस का C3C1 से, और C4 को रिप्लेस करूंगा C4 माइनस का 6C1 से। देखो, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, कोई बहुत कठिन प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई कर रहा, एकदम सिंपल मेथड की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि C2 को रिप्लेस किया C2 माइनस का C1 से, यहाँ 0 आ जाएगा। C3 को रिप्लेस किया C3 को रिप्लेस किया C3 माइनस का 3C1 से, तो C3 माइनस का 3C1 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और C4 को रिप्लेस किया C4 माइनस का C1 से, ये 0 आ जाएगा, तो ऊपर वाली भी सारी रो 0 हो जाएगी। तो चलिए, इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, देखिए इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, अप्लाइंग करने के बाद, आफ्टर अप्लाइंग क्या बचेगा, ये बचेगा 1 0 0, और आपके सामने बचेगा 0 3 0 0 2 0 0 2 1, ये बचेगा आपके सामने। बहुत बढ़िया सर, हाँ सर, ये बचेगा जी सर, ये तो बचेगा अपने सामने, ये अपने सामने बचेगा, ये अपने सामने बचेगा, ये अपने सामने बचेगा। चलिए, नोट हो गया, इधर बिगाड़ दे, इधर का नोट हो गया, बिगाड़ दें। चलिए, 3 2 1 3 2 1 बिगाड़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयत्न एवं प्रयास करते हैं। तो देखिए, इधर पे मेरे सामने क्या बच गए, हिला तो नहीं, लात पड़ जाती है कभी बार। ओहो, चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए,
मेरे सामने यहाँ पर एक बड़ा सुंदर सा मैट्रिक्स हासिल हो गया जो कि 1 0 0 0 3 0 0 2 0 0 2 1, ये आपके सामने एक बढ़िया सा मैट्रिक्स हासिल हो गया। चलिए हो गया। अब क्या करें, अब जरा ध्यान से देखिए, मैं एक प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाला हूँ बहुत सुंदर सी, कि मैं C4 को रिप्लेस करने वाला हूँ C4 माइनस का C3 से, और बस 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 बेटा बस इतना ही अप्लाई करो, अभी इसको इतना ही अप्लाई करो, है ना, इतना ही अप्लाई करो, खुश रहोगे जीवन में, इतना ही अप्लाई करो, इससे ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही अप्लाई करो बस, इतना ही अप्लाई करो बस। ओके, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 1 0 0, ये बचेगा 0 3 0, और बचेगा 0 2 0, और बचेगा 0 0, अरे बचा 1। अब देखो कितना कुछ हासिल हुआ, क्या क्या हासिल हुआ और क्या हासिल नहीं हुआ। जो हासिल हुआ ठीक, चुना हुआ ठीक। क्या करूँगा मैं, C2 को रिप्लेस करूँगा 1/3 C2 से, और C3 को रिप्लेस करूँगा 1/2 C3 से। देखो एकदम सिंपल प्रॉपर्टी है। ये कोई कहेगा कि एक इकट्ठा, अरे भाई तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, हम एक एक करके प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, क्या होगा, क्वेश्चन लंबा ही तो होगा पर मिस्टेक नहीं होंगी। मैंने प्रॉपर्टी भले ही थोड़ी अजीबोगरीब लगाई हूँ, इससे इसके अलावा भी प्रॉपर्टी हल हो सकती थी, और ये महज 5 प्रॉपर्टी में, 3 प्रॉपर्टी या 4 प्रॉपर्टी में इसको हल कर चुका हूँ। 3 प्रॉपर्टी में बड़ी टेढ़ी प्रॉपर्टी लगती, बूढ़ा भाग कराने वाली, लेकिन उनसे हासिल क्या होगा, उनसे हासिल कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा बड़े लंबी हो जाए पर स्टेप एक भी गलत ना हो। जब आप थोड़े थोड़े स्टेप वाले करेंगे, लॉन्ग लगाएंगे, धीरे धीरे उसको आप शॉर्ट करना सीख जाएंगे, धीरे धीरे और शॉर्ट करना सीख जाएंगे, धीरे धीरे मुँह जबानी करना सीख जाएंगे। मैथ को मुँह जबानी करो तुम, तो मेरे साथ तो है ना। चलो अप्लाई करते हैं। भाई साहब ये कितना बचेगा, ये आपके सामने बचेगा आफ्टर अप्लाइंग, ये बचेगा 1 0 0, और ये बचेगा 0 1 0 0 1 0 और 0 0 1। अब देखो मेरी बात को ध्यान से देखना कि मैं C3 को रिप्लेस कर दूंगा C3 माइनस का C2 से, और बताना है इसको मैंने क्यों किया, क्योंकि ये बचा 1 0 0, बचा 0 1 0 और 0 0 0 और 0 0 1, क्योंकि भाई साहब मुझे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट चाहिए, और ये मेरा डायगोनल के बाहर जा रहा है, डायगोनल के बाहर जा रहा था ना, तो इसको भी मुझे 0 करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, तुम्हारा डायगोनल में यहाँ 0 है लेकिन यहाँ 1 दिए, तो मैं C3 और C4 को इंटरचेंज कर दूंगा। क्या कर दूंगा, C3 और C4 को इंटरचेंज कर दूंगा। बिगाड़ दें इसको, ठीक, चल बिगाड़ देते हैं। मैंने C3 और C4 को आपस में क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। चलिए C3 और C4 को मैंने क्या कर दिया, आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो आपके सामने कितना बचेगा, ये बचेगा 1 0 0, और बचा 0 1 0, और बचा 0 0 1, और ये बचा आपका 0 0 0, बचा आपके सामने, देखिए कितना बचा 0 0 0। अब देख ले मेरी बात को जरा गौर से देख, ये तुम्हारे सामने पूरा का पूरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, और ये है तुम्हारा एक यूनिट मैट्रिक्स। कैसा आ गया, यूनिट मैट्रिक्स। और ये तुम्हारे काम सामने से दिया है जीरो मैट्रिक्स। कैसे दिए है, जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स दिए, जीरो मैट्रिक्स दिए, जीरो कॉलम मैट्रिक्स मान ले, है ना, देखिए कॉलम दिए है ना, जीरो कॉलम मैट्रिक्स मान ले, जीरो कॉलम मैट्रिक्स आपके सामने दिया है। इसको अब मुझे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, तो जब इसको मैं नॉर्मल फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा कि ये तुम्हारा दिए है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि है तुम्हारा 3/3 रैंक का। कैसा दिए है, 3/3 का, और ये तुम्हारा दिए है 0, और ये 0 कैसा दिए है, इसमें 1 कॉलम 3 रो, तो 3/1 का, ये लीजिए, ये आपका आ गया। और मैंने आपको बताया था कि चूंकि आपका ये आ गया नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म आपका आ गया, हो गया। अब मुझे इसकी बतानी है रैंक, तो जब मैं इसकी रैंक की बात करूंगा तो ये होगी इसकी 3। तुम दो तरीके से देख लो, इसमें 3 नॉन, तीनों जो रो है, तीनों रो आपकी, तीनों रो में एक एक नॉन जीरो एलिमेंट है, जिसका मतलब ये यहाँ से और ये यहाँ से देख लो, जितने का स्क्वायर मैट्रिक्स यानी जितने का आपका यूनिट मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का, वही इसकी रैंक। और वही मैंने बताया था कि जिस ऑर्डर का आपकी यूनिट मैट्रिक्स बनेगी उसी ऑर्डर का आपका रैंक होगा, तो दैट इज ए रैंक 3, नोट डाउन।
बड़ा ही सिंपल मेथड होता है नॉर्मल फॉर्म निकालने का। अब जिंदगी में कोई भी नॉर्मल फॉर्म पूछे तो सीधे सीधे उसको यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करने की प्रक्रिया करनी है। और प्रॉपर्टी चाहे कितनी ज़्यादा लंबा हो जाए, लंबे और लॉन्ग स्टेप्स हमको चिंता नहीं करनी, हमें बस ये करना है कि स्टेप चाहे जितनी लग जाए, प्रॉपर्टी चाहे जितनी लग जाए, पर क्वेश्चन में कहीं पर भी मिस्टेक हासिल ना हो। और मिस्टेक ना हासिल होने का सबसे बढ़िया तरीका ये प्रॉपर्टी 1 by 1 अप्लाई कीजिए, तो क्वेश्चन लॉन्ग जरूर होगा पर मिस्टेक वहां पे कहीं पे भी हासिल नहीं होगी आपको। चलिए इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। नलिटी इसका डिफाइंड नहीं होगी, नलिटी इसका डिफाइंड नहीं होगी, नलिटी इसका डिफाइंड नहीं होगी क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं था ना ये, तो नलिटी डिफाइंड नहीं होगी इसकी ना, नलिटी डिफाइंड नहीं होगी। देखिए बच्चों, हमने वाला क्वेश्चन कर लिया और मेरी आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग पढ़ते रहिए और मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। जितने ज़्यादा हो सके आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस घर में करने हैं, जितने ज़्यादा हो सके आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए करने हैं, ठीक है ना। जब तक आप क्वेश्चंस स्वयं से नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम, कल का लेक्चर थोड़ा फास्ट रहेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा इसी नॉर्मल फॉर्म के, तो डिटेल में नहीं जाऊंगा, सीधे प्रॉपर्टी बताता जाऊंगा और आपको अप्लाई करते हुए चला जाना है। और वो क्वेश्चन होगा आपका गेट 2014 का रैंक का। और इसके बाद हम बढ़िया नलिटी नलिटी का, हाँ नलिटी का एक क्वेश्चन बाकी रह गया, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, गेट 2017 क्वेश्चन है, शायद 16 का, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, तो उसको करा देंगे। और उसके बाद हम एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा आपको एशेलॉन फॉर्म कराएंगे कल के लेक्चर में। और परसों से हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस के, परसों से स्टार्ट करेंगे, कल जितना भी होगा कल कंप्लीट हो जाएगा। और प्रयास करेंगे हम लोग सी लैंग्वेज को भी लेक्चर अपलोड करने की कोशिश जारी है, ताकि सी लैंग्वेज आपकी अपलोड हो जाए और पूरी एक तरीके से स्टार्ट हो जाए करना। तो चलिए, मेरी अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा।